एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस स्टेटमेंट के बारे में और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है उनको इसका सही मीनिंग पता है, बट पता बहुत से लोगों को नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट यहां लिखा गया है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये सबको पता होता है। इवन जिनने फिजिक्स कभी पढ़ी नहीं होती है वो भी जानते हैं कि ये समहाउ न्यूटन से रिलेटेड है। बट जिनने फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होती है उनको पता होता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सीधे जज करने के लिए, सीधे चेक करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा क्या एक्शन है और क्या रिएक्शन है। आपको यह बताना है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से वो एग्जांपल सही है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल रखूंगा आपके सामने और आपको बस ये बताना है कि वो न्यूटन के थर्ड लॉ के एक्शन रिएक्शन का स्टेटमेंट को फॉलो करता है, उसका एग्जांपल है या नहीं है। तो पहला एग्जांपल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए इस पेन को मैंने ऊपर फेंका और फिर वापस ये नीचे आया। तो पेन को जब मैंने ऊपर फेंका तो पेन पहले ऊपर गया और फिर पेन नीचे आया। तो अब मैं आपके सामने ये रख रहा हूं स्टेटमेंट कि पेन का ऊपर जाना इज एक्शन और पेन का नीचे आना इज रिएक्शन। तो क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ का सही एग्जांपल है या नहीं है? सोचिए, पेन का ऊपर जाने को मैं एक्शन बोल रहा हूं और पेन के नीचे आने को रिएक्शन बोल रहा हूं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब पेन ऊपर गया तो पेन नीचे आया। क्या ये एग्जांपल सही है या नहीं है? तो स्टूडेंट, जिन लोगों को लग रहा है ये एग्जांपल गलत है वो लोग सही है, क्योंकि ये एग्जांपल जो मैंने अभी दिया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत क्यों है? क्योंकि स्टेटमेंट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये न्यूटन ने कभी बोला ही नहीं था, क्योंकि इतना वेग स्टेटमेंट तो एक फिलोसोफर ने न्यूटन के थर्ड लॉ को चेंज करके रख दिया था। न्यूटन ने जो बोला था उसमें काफी क्लैरिटी थी, तो इस स्टेटमेंट से हम उस क्लैरिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज कि ये स्टेटमेंट में क्या मिसिंग है, जिससे हमें समझ में आ जाता कि मैंने जो एग्जांपल दिया वो गलत है, तो उसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो यहां पर होना चाहिए वो ये कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एट द सेम टाइम का मतलब है साइमल्टेनियसली। एट द सेम टाइम का मतलब है साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये एक्शन और रिएक्शन जिसको भी आप बोलेंगे ये दोनों होंगे कब? एक साथ होंगे। अब मुझे बताइए, क्या एक्शन और रिएक्शन के बीच में टाइम गैप था? जो एग्जांपल मैंने दिया था आपको, पेन का ऊपर जाना मैंने एक्शन बोल दिया था, पेन का नीचे आना रिएक्शन बोल दिया था। क्या ऊपर और नीचे एक साथ कर रहा है पेन? नहीं कर रहा है। तो अगर आपके सामने स्टेटमेंट में ये लाइन और लिखी होती एट द सेम टाइम, तो शायद आप समझ जाते कि ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो एग्जाम्पल अपने आप ही गलत हो गया। तो एग्जाम्पल इसलिए गलत है क्योंकि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो रही थी। मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल रखता हूं, आपको फिर जज करके बताना है कि क्या मैंने सही एग्जाम्पल दिया है न्यूटन के थर्ड लॉ का या नहीं दिया है। तो दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए मैंने एक लाइट स्विच यहां से ऑन किया और वहां लाइट जल गई। मान लीजिए मैंने एक लाइट स्विच यहां से ऑन किया और वहां लाइट जल गई। क्या ये दोनों स्टेटमेंट, क्या ये पूरा जो प्रोसीजर हुआ इसके अंदर मैं बोलूं कि एक्शन इज स्विच का ऑन होना एंड लाइट जलना इज रिएक्शन, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या मेरा एग्जाम्पल सही है? तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे स्विच का ऑन करना और लाइट का जलना इज नॉट इनहेरेंटली अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होता है? अपोजिट मतलब होता है विपरीत, अलग साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया वो भी गलत है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं जो आप सबको लगेगा कि बिल्कुल सही एग्जांपल है और वो भी गलत होगा। पहले से मैं बता रहा हूं गलत होगा, तो आप सोचिएगा कि आपको ये एग्जांपल सही लग रहा है या गलत लग रहा है। तो एग्जांपल इज, मैंने यहां से बंदूक चलाई। ठीक है, ये बंदूक है मेरे पास, मैंने यहां से बंदूक चलाई। मैंने जब यहां से बंदूक चलाई तो इसके अंदर से एक बुलेट निकली। बुलेट का आगे जाना इज एक्शन एंड बंदूक का पीछे आना इज रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। मैंने यहां से बंदूक चलाई और यहां से बुलेट आगे जा रही है और गन पीछे आ रही है।
तो बुलेट का आगे जाना इज एक्शन एंड बंदूक का पीछे आना इज रिएक्शन। क्या ये एग्जाम्पल सही है? ये एग्जाम्पल भी गलत है। अब आप सोच रहे होंगे भैया 9th क्लास में तो हमें यही लिखवाया था और मैं ये लिख के आया था और मुझे पूरे पूरे नंबर भी मिले थे। नहीं, लेकिन ये एग्जाम्पल गलत है। ये एग्जाम्पल इसलिए गलत है क्योंकि मैं आपके सामने इसमें एक और वर्ड ऐड कर रहा हूं और आपको शायद क्लियर हो जाएगा कि इस एग्जाम्पल में क्या गलती थी। देखिए, एवरी एक्शन फोर्स, जब हम एक्शन वर्ड यूज करते हैं तो एक्शन एक फोर्स होगा, एक्शन एक मोशन नहीं होगा। मेरे पहले एग्जाम्पल में मैंने एक्शन को एक मोशन बोला था, ऊपर फेंका था नीचे आया था, ऊपर जाना एंड नीचे आना इज मोशन, तो मोशन नहीं है एक्शन। इस एग्जाम्पल में भी बंदूक चलाई तो बुलेट आगे गई, उसको एक्शन बोला मैंने। एक्शन किसको बोला मैंने? एक मोशन को बोला। और रिएक्शन किसको बोला? बंदूक के पीछे आने को, वो भी क्या बोल दिया मैंने? एक मोशन। तो एक्शन और रिएक्शन मोशन नहीं है, एक्शन और रिएक्शन क्या है? फोर्स है। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स साइमल्टेनियसली। बात आ रही है आपको समझ में? तो ऐसे हम लोग स्टेटमेंट को सही करते जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रख रहा हूं, अब आपको बताना है इस स्टेटमेंट के हिसाब से वो सही है या गलत है। ठीक है, सोचिए, मैं एक नाव पे खड़ा हूं, ये एग्जाम्पल भी आपका सुना हुआ होगा। मैं एक नाव पे खड़ा हूं और मैंने जंप किया। जब मैंने जंप किया तो मैं आगे गया और नाव जो है वो पीछे गई। तो मेरे जंप करने से मैं आगे गया और नाव पीछे गई। क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ का वैलिड एग्जाम्पल है या नहीं है? जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बोला, मेरा आगे जाना इज एक्शन, नाव का पीछे जाना इज रिएक्शन, क्या सही है या नहीं है? तो आंसर इज नहीं है। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि अभी अभी समझाया गया है कि एक्शन क्या होता है? एक फोर्स होता है, और रिएक्शन भी क्या होता है? एक फोर्स होता है। तो अगर आप एक्शन को मोशन से डिनोट करेंगे तो स्टेटमेंट या एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। मैंने बोला एक्शन क्या है? मेरा जाना, मेरा आगे जाना। जाना मतलब क्या है? मोशन है। बोट का पीछे जाना इज ऑल्सो अ मोशन। तो दोनों चीजें मोशन हो गई, फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो स्टूडेंट्स, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स साइमल्टेनियसली, ये स्टेटमेंट अब हमारा सही हो गया है। मैं इसको ग्रामेटिकली थोड़ा सा और सही कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकली सही करने के बाद स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन गया है कि एवरी एक्शन फोर्स गिव्स राइज टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली। तो अब इसके अंदर इक्वल का मतलब क्या है? इक्वल का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि अब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स का क्या होता है? एक वैल्यू होती है, यानी कि एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन होता है मतलब फोर्स किस तरफ लगाया है तुमने, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना, और कितना लगाया है वो डिनोट करता है मैग्नीट्यूड। तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट का मतलब यहां पर हो गया सेम मैग्नीट्यूड का बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो एक और फोर्स एग्जिस्ट करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये दुनिया का लॉ है, ये दुनिया का लॉ है, ये हर फोर्स पे वैलिड है, हर रियल फोर्स पे ये वैलिड रहेगा। जैसे कभी कभी आप लोग नहीं नंबर बढ़ाने के लिए, अपने स्टेटमेंट्स बढ़ाने के लिए, पॉइंट्स बढ़ाने के लिए स्कूल के थ्योरेटिकल एग्जाम्स में लिख के आ जाते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी लिखना है तो उसमें आपने लिख दिया इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि अगर उसका एक एक्शन होगा तो एक रिएक्शन होगा। भैया वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करने वाला एक अकेला फोर्स नहीं है ग्रेविटेशन फोर्स, दुनिया का हर फोर्स उसको फॉलो करता है। तो ये स्टेटमेंट तो आप किसी भी फोर्स में लिख सकते हैं कि इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं जो अकेला पैदा हुआ हो, हमेशा जुड़वा हुए हैं। मतलब एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में दुनिया में कोई भी एग्जिस्ट करता है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। ये लॉ है, ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आती है एक परेशानी। अब ये परेशानी आती है कि अगर एक्शन इस तरफ और रिएक्शन इस तरफ तो ये दोनों मिलके आपस में एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? मतलब जैसे मान लीजिए मैंने इस पेन पे इस डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लगाया तो रिएक्शन फोर्स किस तरफ आया होगा? इस डायरेक्शन में आया होगा। तो अगर एक्शन फोर्स इस तरफ और रिएक्शन फोर्स इस तरफ तो ये कैंसिल क्यों नहीं हो जाते? क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत लॉजिकल बात है कि अगर एक फोर्स इधर लगेगा मान लो 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लगेगा मान लो 10 न्यूटन का, तो दोनों 10-10 के कोई फोर्स मुझे लगा देगा, इधर इधर खींचेगा तो मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट है एक्शन रिएक्शन तो कैंसिल क्यों नहीं हो गए? तो उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक्शन और रिएक्शन
अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब मैंने पेन पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने पेन पे, तो दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं, एक मैं और एक पेन। मैंने पेन पे अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो पेन ने मुझ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो अकेले पेन की बात करें, अब मुझे भूल जाओ, मैं हुई नहीं यहां पर, अगर अकेले पेन की बात करें तो 10 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ। इस तरफ कोई फोर्स है क्या पेन के ऊपर? पेन पे नहीं है, पेन पे नहीं है, मुझ पे है, पेन पे नहीं है। तो पेन पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पेन के ऊपर फोर्सेस कैंसिल नहीं होंगे। हाँ, मुझ पे कहां फोर्स लगा? मुझ पे जरूर इस डायरेक्शन में लगा। मुझ पे कोई और फोर्स लगा क्या? हाँ, लगे होंगे, मैं जमीन पे खड़ा हूं, फ्रिक्शन कुछ और हो सकता है, बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। पर अगर हम लोग अब पेन की बात करें तो क्या पेन पे फोर्सेस कैंसिल हुए? नहीं हुए। तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को इसलिए कैंसिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये किस पे एग्जिस्ट करते हैं, किस पे एग्जर्ट होते हैं? दूसरी अलग अलग बॉडीज पे, अलग अलग बॉडीज पे। अगर पहली बॉडी जिसका नाम ए रख देते हैं, ए बॉडी ने बी बॉडी पे अगर एफ फोर्स लगाया तो बी बॉडी ने ए बॉडी पर एफ फोर्स लगाया। और यह है न्यूटन का तीसरा लॉ कि दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं कैसे हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में एग्जिस्ट करते हैं मतलब एक एक्शन इस तरफ है तो रिएक्शन इस तरफ है, एक्शन इस तरफ है तो रिएक्शन इस तरफ है, एक्शन इस तरफ है तो रिएक्शन इस तरफ है। हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, एक साथ लगते हैं, साइमल्टेनियसली लगते हैं। ये भी बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, साइमल्टेनियसली लगते हैं। तो अगली बार आपको कोई न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पूछेगा तो आई होप आप बिल्कुल सही सही उसको बता पाएंगे कि न्यूटन के थर्ड लॉ का मीनिंग क्या है। और इसको क्वेश्चंस में जब यूज होता है इसका, न्यूटन के थर्ड लॉ का, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। बट अभी के लिए हम सिर्फ थ्योरेटिकली समझना चाह रहे थे कि इसका मीनिंग क्या है। अब आप सोच रहे होंगे पूरा ज्ञान तो बगाड़ दिया, कि पूरा बता दिया कि न्यूटन का थर्ड लॉ का मतलब क्या है, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सबके सब तो आपने झुठला दिए, सब तो बता दिया आपने गलत है। तो फिर सही एग्जाम्पल क्या है? न्यूटन के लॉ का सही एग्जाम्पल क्या है? और जो आप 9th क्लास में लिख के आए थे उसमें गलत क्या था? तो अब मैं बताता हूं उसमें गलत क्या था। जब हम बंदूक चलाते हैं तो बुलेट का बाहर जाना एक्शन एंड बंदूक का पीछे आना रिएक्शन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करिए कि अगर बंदूक दीवार से टिकी रखी होती तो क्या बंदूक पीछे जा पाती? नहीं जा पाती। बुलेट तो आगे जाती। बुलेट आगे जा रही है और बंदूक पीछे नहीं जा रही है, तो क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग ऐसा बोल रहे हो क्या कि एक्शन है लेकिन रिएक्शन नहीं है? तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई न्यूटन ने बोला है, न्यूटन ने नहीं बोला है, ठीक है, जिस फिलोसोफर ने बोला है, बट न्यूटन के लॉ से ही तो निकाला है। तो एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स को समझते हैं। जब बंदूक की गोली पे आगे फोर्स लगा, दो बॉडीज इन्वॉल्व है, बंदूक और गोली। तो बंदूक की गोली पे जब आगे फोर्स लगा तो बंदूक पे पीछे फोर्स लगा, इक्वल एंड अपोजिट। अगर बंदूक की गोली पे आगे 10 न्यूटन फोर्स लगा तो बंदूक पे 10 न्यूटन पीछे की तरफ फोर्स लगा। और यही एक्शन रिएक्शन का मतलब। मैं नाव पे खड़ा हूं, मैं नाव से कूदा, मैं आगे गया, नाव पीछे गई, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन हो रहा है मेरे पैरों पे और नाव पे। मैं बताता हूं कैसे। मेरे पैरों पे आगे फोर्स लगा, मान लो कुछ 100 न्यूटन, मेरे पैरों पे आगे फोर्स लगा 100 न्यूटन, तो नाव पे पीछे फोर्स लगा 100 न्यूटन। अच्छा, मेरे पैरों पे किसने फोर्स लगाया 100 न्यूटन? नाव ने। एक बॉडी दूसरे पे लगाती है, दूसरी पहले पे लगाती है। पहली ने दूसरे पे लगाया, दूसरी ने पहले पे लगाया। तो नाव ने मेरे पैर पे लगाया इस तरफ 100 न्यूटन और मेरे पैरों ने नाव पे लगाया पीछे की तरफ 100 न्यूटन। हो गया ना इक्वल अपोजिट। मेरे पैरों पे कहां लगा? इधर। नाव पे किधर लगा? इधर। ये दोनों कितने कितने के? 100 के। हो गया इक्वल अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे, ये वैलिड एग्जांपल है। जब हम नाव वाला एग्जांपल देंगे तो हम ये देंगे कि मेरे बॉडी पे जो सामने की तरफ, मेरे पैरों पे जो सामने की तरफ एफ फोर्स लगा, वो अगर एक्शन है तो नाव पे पीछे लगने वाला फोर्स इज रिएक्शन। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि एक्शन फोर्स क्या है और रिएक्शन फोर्स क्या है। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ये साइमल्टेनियसली लगते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा कि पहली बॉडी ने दूसरे पे लगाया है एक्शन, तो दूसरी ने पहले पे लगाया होगा रिएक्शन। तीसरी बॉडी को इन्वॉल्व मत करना, हमेशा याद रखना। सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ दो बॉडीज के इन्वॉल्वमेंट से ये डिसाइड करना होता है कि एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है। बाकी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स में कैसे इसको यूज करना है।